महाराज, गोपी साहब तो अपना पूरा जायदाद, बंगला, जमीन, भेड़, बकरी सब बेच डाले और ऐसे ही आए हुए पैसे से सोने का कार खरीद रहा है। कुछ दिन के बाद गोपी ने उसका पूरा जमीन, बंगलो बेचकर एक सोने का कार खरीदता है। रहने के लिए एक झोपड़ी बनाकर उसके सामने ही सोने की कार को रखता है। मालिक, जैसा बोला उस गोपी ने ऐसा ही किया। उसने एक सोने का कार खरीद कर रखा। अबे ओ नालायक, तुम भी कुछ सोच के बताओ कि अब मुझे क्या करना है। मैं क्या खरीदूं ताकि पूरे गांव के लोग चौंक जाएं। उसके बाद रंगा ने बहुत सोचा और एक आइडिया निकालता है। फिर उसके असिस्टेंट रूपेश को बुलाकर एक भूमिगत सुरंग खोदने के लिए बोलता है। कुछ दिन के बाद जब भूमिगत सुरंग बन जाती है तब वह एक सुनार को बुलाकर सोने का ट्रेन बनाने के लिए बोलता है। मालिक, सोने का ट्रेन, आप सोच के बात कर रहे हैं ना? सोने का ट्रेन के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे? तुम इसकी चिंता मत करो, तुम बस काम करो। फिर रंगा ने उसका भी पूरा जमीन, बंगलो बेचकर उस भूमिगत सुरंग में सोने का ट्रेन बना देता है और गांव में ऐलान कर देता है कि उसके पास एक ऐसी चीज है जो सब देखकर चौंक जाएंगे। सभी गांव के लोग उस सुरंग के पास इकट्ठे हो जाते हैं। तभी रंगा के इशारे पर भूमिगत सुरंग से एक सोने का ट्रेन बाहर निकलता है। सभी गांव के लोग उसे देखकर दंग रह जाते हैं। वह ट्रेन पूरी सोने की थी, इसीलिए गोपी भी उसे देखकर चौंक जाता है। फिर गोपी रंगा के असिस्टेंट रूपेश को बुलाकर ऐसा बोला। अरे ओ रूपेश, तुम्हारा सेठ ने तो कमाल कर दिया रे, मुझे भी कुछ आइडिया दो ना। अरे मालिक, रंगा मालिक ने तो सोने का ट्रेन बना दिया, अब उससे भी अच्छा बोले तो डायमंड का एरोप्लेन बना दो, सब हैरान हो जाएंगे। ऐसा बोलकर वहां से चला जाता है, लेकिन मन ही मन में ऐसा सोचता है, इन बुद्धुओं को सबक सिखाना है। मैं गोपी के सोने का कार और रंगा के सोने का ट्रेन को चुरा कर दूसरा शहर भाग जाता हूँ, उधर मैं आराम से जीऊंगा। ऐसा ही रूपेश ने एक रात को सोने की कार और ट्रेन को चुरा कर लेके जाता है। दोनों को बेचकर आराम से जीने लगा और यहाँ पर सब खोने के बाद रंगा और गोपी करोड़पति से भिखारी बन जाते हैं और सड़क पे भीख मांगने लगते हैं। चेन 100 पहिया रेलगाड़ी। जग्गू और कालू रामपुर के बहुत ही मशहूर चोर थे। वो लोग किसी के भी घर में घुस जाते और चोरी करके बड़े चुपके से निकल जाया करते थे। वे दोनों घरों से ही क्या, फैक्ट्रियों, गोदामों, माल गोदामों और दुकानों से भी बड़ी ही सफाई से चोरी करके निकल जाया करते थे। एक दिन दोनों जब एक दुकान से चोरी करके भाग रहे थे तभी पुलिस उनके पीछे पड़ गई। अरे जग्गू भाग, जल्दी भाग, देख पुलिस आ रही है। हाँ कालू, भाग रहा हूँ, लेकिन माल छोड़ के तो नहीं भाग सकते ना। अरे जान बचानी है तो भाग, चोरी तो बाद में भी कर लेंगे। और वो दोनों चोरी का माल वहीं छोड़कर भागने लगते हैं। पुलिस उनका जीप से पीछा करती है। वे लोग पुलिस से बचने के लिए भागते भागते सड़क छोड़कर रेलवे यार्ड में घुस जाते हैं। उन दोनों के रेलवे यार्ड में घुसते ही पुलिस उनका पीछा नहीं कर पाती, क्योंकि पुलिस की जीप रेलवे लाइन को नहीं क्रॉस कर सकती। पुलिस ऑफिसर मायूस होकर कहते हैं, आज तो बच गए बच्चू, देखते हैं कब तक भागते हो पुलिस के हाथ से। जग्गू और कालू रेलवे यार्ड में भागते भागते एक रेलगाड़ी के पास बैठ जाते हैं। अरे जग्गू उस्ताद, आज तो बच गए, लेकिन कब तक ऐसे पुलिस से भागेंगे? हाँ कालू, मैं भी यही सोच रहा हूँ, कब तक भागते रहेंगे, कुछ बड़ा करना पड़ेगा यार। तभी जग्गू की नज़र वहाँ खड़े एक रेल इंजन पर पड़ती है। उसे देखकर वो कालू से कहता है, अरे कालू, क्यों ना इस रेलवे इंजन को ही चुराया जाए? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है, रेलवे इंजन कैसे चुराएगा? तुझे पता है मैं पहले मैकेनिक था, इसे चला कर ले जाएंगे और ले जाकर श्यामू कबाड़ी को बेच देंगे। अरे क्या कह रहा है जग्गू, ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता। और वो दोनों रेलवे इंजन को चुराने की प्लानिंग करने लगते हैं। जग्गू अपने मैकेनिक होने का फायदा उठाता है और रेल इंजन को स्टार्ट कर देता है, लेकिन उनके सामने एक समस्या थी कि रेलवे इंजन को चलाकर रेलवे यार्ड से बाहर कैसे ले जाया जाए। तभी उन्हें याद आता है कि उन्होंने पिछले ही हफ्ते एक लकड़ी काटने वाली मशीन से बड़े बड़े लकड़ी काटने वाले पहिए चुराए थे। वे दोनों उन पहियों को लाकर रेलवे इंजन में लगा देते हैं।
और एक दिन वो दोनों मौका पाकर बरसात की रात में रेलवे इंजन को स्टार्ट करके ले लगते हैं। लेकिन वो दोनों ये बात भूल गए थे कि रेल के इंजन में जो पहिए लगे हैं उनमें तो दांतें हैं। रेलवे इंजन जैसे ही सड़क पर आता है सड़क कटने लगती है और उसके शोर से अचानक वहाँ खड़ी हुई पुलिस की जीप तैनात हो जाती है और उनका पीछा करने लगती है। अरे हवलदार, देख तो जरा रेल का इंजन सड़क पे कैसे चल रहा है, चलो इसके पीछे चलो। जग्गू और कालू पुलिस की जीप देखकर रेलवे इंजन को भगाने लगते हैं, लेकिन इंजन में दांतेदार पहिए लगे होने के कारण वो सड़क को काटता हुआ वहीं धंस जाता है। पुलिस चारों ओर से उनको घेर लेती है और जग्गू और कालू को पकड़ लेती है। पुलिस इंस्पेक्टर उनसे कहता है, अच्छा तो तुम दोनों हो जग्गू और कालू, रेलवे का इंजन चुराने चले थे। अरे बेवकूफो, पहिए तो सही ढंग से लगा लेते। पुलिस उन्हें पकड़कर जेल में बंद कर देती है और कालू जग्गू से कहता है, अरे जग्गू साहब, इससे अच्छा तो छोटी मोटी चोरियां ही कर लेते। हाँ कालू, मैं भी यही सोच रहा हूँ, बेकार में इस रेलवे इंजन के चक्कर में पड़े। और इस तरह से जग्गू और कालू की समझदारी उनके ही गले पड़ गई और 100 के पहिए लगाकर रेल का इंजन चुराने की वजह से वो दोनों पकड़े गए और सजा काटने के बाद उन दोनों ने कभी चोरी ना करने की कसम खा ली। विशाल आदमी ट्रेन कब्जा। लालापुर के एक गांव में शंभू करके एक लड़का था। शंभू को खिलौनों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। जब भी देखो वह ट्रैक्टर, ट्रक, बस के खिलौनों से खेलता ही रहता था। ये देखकर उसका पिताजी श्यामू उसे बहुत पीटते थे। एक दिन वह उसी तरह घर के आंगन में खेल रहा था, तभी उसके पिताजी आए। क्यों रे नालायक, दिन भर खेलता ही रहता है, कुछ पढ़ोगे कि नहीं? चलो अंदर जाकर थोड़ा किताब तो निकालो। ऐसा बोलकर उसे बहुत पीटा। शंभू गुस्से से बाहर गांव में चला गया। तभी उसने 2 अमीर बच्चों को एक रिमोट कंट्रोल कार और ट्रैक्टर से खेलते हुए देखा। दोस्तों, मुझे भी इस कार और ट्रैक्टर से खेलने दो ना। हाँ, हम क्यों तुम्हें खेलने दे, ये हमारे हैं। तभी शंभू कार और ट्रैक्टर को उनसे छीन लेता है। तुरंत वह बच्चे अंदर जाकर अपने पापा को बुलाते हैं। उनके पापा आकर ऐसे बोले, क्यों रे, ये खिलौने मेरे बेटों से छीन लिया? देखने के लिए तुम चोर जैसे लग रहे हो। देखो भाई लोग, ये चोर मेरे बेटों से खिलौना छीन रहा है। ऐसा आजू बाजू के लोगों को भी बुलाते हैं। तभी सब दौड़ते हुए आकर सभी मिलकर शंभू को बहुत पीटते हैं। उदास होकर शंभू जंगल की तरफ जाने लगा। थोड़े दूर जाकर शंभू एक पेड़ के नीचे एक पत्थर के ऊपर बैठ जाता है। तभी जादू से वह पत्थर एक स्वामी जी की तरह बदल जाती है। बालक, मैं एक जादुई पत्थर के रूप में यहाँ हूँ। मैं एक श्राप की वजह से ऐसा पत्थर की तरह बन गया, लेकिन तुम्हारी स्पर्श ने मुझे फिर से मेरा रूप दे दिया। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? स्वामी जी, मुझे खिलौनों से खेलना बहुत पसंद है, लेकिन सभी मुझे मारते हैं। मुझसे कोई नहीं डरते हैं। सभी लोग मेरे बात बिना सुने मुझे मारते हैं। मेरी एक ही इच्छा है, मुझे ऐसा बना दो कि सब लोग मुझे देखकर डरे। एक विशाल मनुष्य की तरह बना दो। बेटा, मैं बना सकता हूँ, लेकिन ऐसा करने से तुम्हें बहुत तकलीफ होगा। अगर तुमको आगे जाकर कुछ तकलीफ हो तो तुम यहीं पर आकर मेरा स्मरण करना, फिर से तुम एक बालक की तरह बदल जाओगे। ऐसा स्वामी जी कुछ मंत्र पढ़ते हैं। तुरंत शंभू एक विशाल मनुष्य की तरह बदल जाता है। शंभू जैसे ही गांव में आया, सभी लोग उस विशाल मनुष्य को देखकर डर के मारे भागने लगते हैं। वह सभी घर और दीवार तोड़ने लगता है। शंभू एक रेलवे ट्रैक तक पहुंचा और जैसे ही ट्रेन आते हुए देखा, तुरंत उसके इंजन को पकड़कर उठाता है। ये सब देखकर एक आदमी जल्दी शंभू के पापा श्यामू को बुलाता है। बेटा शंभू, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। ट्रेन में कई लोग हैं, वो मर सकते हैं। दया करके ट्रेन को छोड़ दो। मैं छोड़ दूंगा, लेकिन आगे जाकर इस गांव में मुझे खिलौनों से खेलने के लिए नहीं रोकना चाहिए। कोई भी मुझे मारना नहीं चाहिए।
सभी लोग और शामू भी वादा करते हैं